ग्रीन का कम यूज करेंगे, रेड का भले ही यूज करें। क्या लोकेशन? ठीक है। हेलो मेरे बच्चों, सो फाइनली एक नए चेहरे के साथ मैं आर.के. सिंह फ्रॉम कानपुर। आज मैं आपको जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ाऊंगा। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी होती है कि हम कैसे समझेंगे कि द जीन्स और द कैरेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। इस बात की जानकारी लेंगे और हम उन सभी मेथड्स को पढ़ेंगे क्लास 12th लेवल में कि हाउ जीन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उन चीजों को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी जेनेटिक्स की, कि ये टर्म कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि ये तो पढ़ तो आप क्लास 10th में चुके हैं कुछ ना कुछ टॉपिक इसके, लेकिन 12th लेवल पे नीट के पर्पज से, बोर्ड के पर्पज से जो चीजें आपको जाननी है, जो बहुत जरूरी भी है समझने के लिए, वो सबसे पहले तो जी.जे. मेंडल के बारे में। जी.जे. मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। बेसिकली जब आप इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इनकी आप बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तो ही वाज अ मॉन्क इन मॉन्स्ट्री ऑफ ब्रुन, जो चेकोस्लोवाकिया का एक पार्ट है। वहां ये बहुत ही फैसिनेटेड थे जब वहां के गार्डन में उन्होंने देखा, वहां के मॉन्स्ट्री में देखा कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ पी, पाइसम सटाइवम। वहां के जब प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन, कई सारे फ्लावर्स हैं, कई तरह के फ्लावर्स हैं, कई कलर के फ्लावर्स हैं। पॉड का जो शेप है वो अलग अलग तरह का है, पॉट्स में जो मटर के दाने हैं उनका शेप अलग अलग है। और इन चीजों को जब वो हर रोज देखते थे, चूंकि वहीं वो रहते भी थे, और जब वो ये इन चीजों को देखने लगे, जब उसको ऑब्जर्व करने लगे, तो उन्होंने देखा कि इट्स रियली फैसिनेटिंग टू नो कि एक ही प्लांट्स में इतने सारे वेरिएशन कहां से हो सकते हैं। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर ये सवाल बार बार घर करने लगा, और उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी दे दी, दैट इज सेड टू बी एज अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के टर्म में। तो हम उनकी बात करेंगे, हम पहले उस बात को डिस्कस करेंगे। ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया। तो उसका सिर्फ एक कारण था, ऐसा नहीं था कि उन्हें मटर खाना पसंद था या मटर के फूल उन्हें बहुत पसंद थे। सिर्फ और सिर्फ एक कारण, क्योंकि मटर के पौधों के बीच वो बहुत बार बार रहने लगे, बहुत बार उन्होंने उन प्लांट्स को ही पर्पसली देखा। क्योंकि जहां उनका निवास था, जिस मोनेस्ट्री में वो रह रहे थे, क्योंकि वो मॉन्क थे, तो वहां उसी प्लांट्स को उनको बार बार देखने का मौका मिलने लगा। और देखते देखते कई सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। 7 डिफरेंट ट्रेट्स को उन्होंने यूज किया। ट्रेट्स मतलब फैक्टर, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा ब्रीफ कैरेक्टर था, ब्रीफ प्रॉपर्टीज थी जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में, कि मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चूज किया। इसके कई सारे कारण हैं, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि क्वेश्चन में ये आता भी है कि व्हाई मेंडल पर्पसली यूज पी प्लांट, या ये भी आता है कि मेंडल ने पी प्लांट्स के किन किन कैरेक्टर्स को यूज किया। तो दैट वाज द 7 ट्रेट्स, 7 कैरेक्टर्स थे। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, तो मेंडल के बारे में हमने ये बात समझ ली, मेंडल वाज व्हाट, मॉन्क। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ही वाज अ मॉन्क। उसके बाद इनका जो कोर सब्जेक्ट था वो स्टैटिस्टिक्स था। मैथमेटिकल टूल के फॉर्म में उनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल बिहेवियर के बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे, लर्नर पर्सन थे। तो उन्होंने कैलकुलेशन के बेस पे ही मेंडल ने पी प्लांट्स पे जो थ्योरी दी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात कि मेंडल ने जो वर्ड यूज किया, जिसके बारे में उन्होंने ये बात डिस्कस करी कि ऐसा क्या है जो कैरेक्टर को या प्रॉपर्टीज को या हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया कॉल्ड एज फैक्टर। अब ये है क्या? तो इन्होंने इसके लिए जो डेफिनेशन क्रिएट किया, उन्होंने ये बात बताई, फैक्टर इज व्हाट इट इज
responsible for, it is responsible for transfer of character. ठीक, मतलब फैक्टर ही वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा मापदंड है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, और यही वो चीज है जो कैरेक्टर को, जिसको आप इन टर्म्स में आप यहां मेंशन मैं कर सकता हूं आपकी सहूलियत के लिए, जेनेटिक ट्रेट, इसी को आप हेरेडिटरी कैरेक्टर भी कह सकते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। आई होप ये समझ में आ रही होगी बात आपको। जेनेटिक ट्रेट, हेरिडिटरी कैरेक्टर, एंड द टर्म कैरेक्टर एज वेल। कैरेक्टर मतलब फैक्टर वो एक कैरेक्टर है, वो एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी जेनेटिक ट्रेट को, किसी भी हेरिडिटरी कैरेक्टर को, किसी भी जेनेटिक ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। फिर इस टर्म को, फैक्टर टर्म को रिप्लेस्ड बाय जोहानसन। अब ये कौन थे? तो फैक्टर वर्ड को रिप्लेस किया जीन के टर्म में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जीन टर्म था पहली बार मेंडल ने यूज नहीं किया। ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि जो टर्म जीन है, दिस वन, द टर्म जीन, इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंडल। ये टर्म इंट्रोड्यूस किसने किया? जोहानसन ने। ये याद रखने वाली बात है, इसको नोट करके आप इजीली रख सकते हैं अपने नोटबुक में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड व्हाट इज जीन? ऑब्वियसली जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना? सेगमेंट ऑफ डीएनए का मतलब हो गया कि ये डीएनए का वो कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, इसको ट्रांसफर करता है, और इसी के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम देयर इज अ वेरिएशन दैट यू कैन ऑब्जर्व इन एनी लिविंग सिस्टम। हम लोगों में हमारे पेरेंट का कैरेक्टर आता है, आप इजीली इसको ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते भी हैं, डिफरेंशिएट भी कर पाते हैं कि मेरी नाक मेरी पापा की तरह है, मेरी आंखें मेरी मदर की तरह हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, आपका जो कैरेक्टर है, आपके अंदर का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिसको आप फिनोटाइप भी कह रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से आपके पास आया, फिर आपसे आपके जनरेशन में जाएगा, और ग्रेजुअली ये ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट जीन विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, अब जब हम जीन की बात कर रहे हैं तो यहां पे कई सारे वर्ड हैं जो आपको समझना है पहले एज अ टेक्निकल टर्म्स। जब हम उसको एक बार समझ लेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक्स, देन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लॉ, जो हमारा मेंडल का दिया हुआ लॉ है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसको बहुत इजीली समझ पाना। तो हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा जो एक वर्ड है फैक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के लिए, ये टर्म मेंडल ने दिया, ठीक है। एंड दैट फैक्टर टर्म वाज गिवन बाय मेंडल, जीजे मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल, जो एक मॉन्क थे ब्रुन में। कहां थे? इन ब्रुन। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, इन ब्रुन। ये ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर इस वर्ड को, फैक्टर वर्ड को रिप्लेस किया जोहानसन ने। जब जोहानसन इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो वर्ड मेंडल ने यूज किया है, इट इज टेक्निकली नॉट फिजिबल टू डिफाइन समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग कैरेक्टर विद द वर्ड फैक्टर। क्योंकि इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि एक फैक्टर किसी भी कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे वो ट्रांसफर कर सकता है। तो देन ही रिप्लेस्ड द वर्ड फैक्टर विथ जीन। ये बात आपको याद रखनी है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। द टर्म फैक्टर वाज गिवन बाय जीजे मेंडल एंड द टर्म फैक्टर वाज रिप्लेस्ड बाय
जोहानसन, जो 1909 की बात है, 1909 में इन्होंने ये काम किया था। एंड द टर्म फैक्टर रिप्लेस्ड बाय जोहानसन एंड ही गेव द टर्म जीन। और जो बातें जीजे मेंडल ने करी, दिस ऑल थिंग्स वाज एक्सप्लेन बाय द जोहानसन इन द सेम वे, बस डिफरेंस आई थी सिर्फ एक बात की, एंड दैट इज व्हाट द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक ट्रेट। गॉट इट? अब जो टेक्निकल वर्ड है हमारे पास वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप एंड देन व्हाट जीनोटाइप इज? देखिए, अगर आप बहुत केयरफुली इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये दो वर्ड है, जीन प्लस टाइप। मतलब क्या? टाइप ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज सेड टू बी एज जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। किस तरह का जीन है? अभी तक तो हमने पढ़ा कि जीन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट का, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर का, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह का जीन है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, जेनेटिक ट्रेट को रिप्लेस करता है, ट्रांसफर करता है, सो दैट द इंडिविजुअल विल बी सीन कि हाँ, उनमें ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनके पेरेंट्स से आ रहा है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो दैट इज व्हाट वी कैन से द टाइप ऑफ जीन responsible for ट्रांसमिशन ऑफ, या ट्रांसफर ऑफ कह दे रहा हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ट्रेट या जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है? तो दैट इज द जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप को फिर से डिफरेंशिएट किया गया। दिस जीनोटाइप में बी dominant, this genotype may be dominant or recessive। मतलब अब ये जो जीनोटाइप है वो दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। अब अगर ये दो तरह का है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा कि हमने एक को डोमिनेंट कह दिया, एक को रिसेसिव कह दिया। अब डोमिनेंट का सिंपल सा मतलब है, जो नॉर्मल हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये वो ट्रेट है जो किसी की नहीं सुनता है, या इसके सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने कोई दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके सामने कोई भी दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं होगा। अगर हम बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको बताएं तो दोज कैरेक्टर्स आर सेड टू बी एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट जीन, और दैट इज व्हाट द टाइप ऑफ जीन। गॉट इट? अब इस डोमिनेंट जीन को फिर से डिफरेंशिएट किया गया, क्योंकि ये दो तरह के हो सकते हैं। ये होमोजाइगस हो सकते हैं, होमोजाइगस, या ये हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी, मतलब बोथ ऑफ द एलिलिक पेयर विल गिव द सेम टाइप ऑफ गैमेट। कैपिटल टी, कैपिटल आर, capital Y, they all are said to be as the homozygous case, homozygous condition of the particular gene, that what we are saying a type of gene, that is genotype। क्लियर है? उसके बाद अगर हम रेसेसिव जीन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही तरह का होगा, होमोजाइगस रेसेसिव, विच इज स्मॉल t, स्मॉल r, स्मॉल y। मतलब ये कि जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट लिख रहे हैं तो कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई लिख रहे हैं, लेकिन जब हम रिसेसिव जीन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां पे हम स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई लिख रहे हैं। मतलब हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वाई द सम जीन इज सेड टू बी एज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज सेड टू बी एज रिसेसिव। अब अगर ये डोमिनेंट है तो होमोजाइगस है, वाई?
बिकॉज दे प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट। ये दो तरह का गैमेट, वो भी एक ही जैसा है, ये भी दो तरह का गैमेट, ये भी एक ही जैसा है, ये भी दो तरह का गैमेट, ये भी एक ही जैसा है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये है तो ये भी डोमिनेंट, ये भी किसी की नहीं सुनेगा, ये भी अपना ट्रेड देगा, ये भी अपना कैरेक्टर देगा, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। क्या है? हेटेरोजाइगस। और इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो गैमेट्स फॉर्म करेंगे वो दो तरह के होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आई होप कि क्लियर हो गई बात आपको कि हेटेरोजाइगस है, दो दो तरह के अलग अलग तरह के गैमेट फॉर्म कर रहा है, इसीलिए ये हेटेरोजाइगस है। ये एक ही तरह का गैमेट बना रहा है, इसीलिए ये होमोजाइगस है। तो दैट इज व्हाट द टाइप ऑफ जीन, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। लेकिन भाई अगर हम रिसेसिव की बात करें तो ये हमेशा होमोजाइगस ही होता है, इसका हेटेरोजाइगस नहीं होगा। अब अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव, तो डोमिनेंट जीन are those gene which expresses in both condition, dominant homozygous and dominant heterozygous। मतलब कि जो ये जीन है डोमिनेंट, ये दोनों ही केस में अपना एक्सप्रेशन देगा। अगर हम यहां सिर्फ हाइट ऑफ द प्लांट की बात करें तो यहां अगर हम सिंपली इसकी बात करें तो ये भी टॉल है और यहां ये भी टॉल है। तो आप अगर देख पा रहे हैं डोमिनेंट में ये होमोजाइगस में भी टॉल है, ये हेटेरोजाइगस में भी टॉल है। लेकिन जब हम रिसेसिव जीन, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर की बात करेंगे तो वहां क्या हो रहा है कि ये कैरेक्टर, ये ट्रेट या ये जीन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस केस में ही एक्सप्रेस करता है, जो हमें ध्यान में रखना है। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट केस, वी सेड इट इज शॉर्ट और ड्वार्फ, शॉर्ट और ड्वार्फ। क्लियर है? तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि जो जीनोटाइप हो सकता है वो डोमिनेंट हो सकता है, वो रिसेसिव हो सकता है। और इस डोमिनेंट में दो तरह के डोमिनेंट हो गए, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। रिसेसिव में एक ट्रेट हो गया, दैट इज व्हाट द होमोजाइगस रिसेसिव। अब आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक जीन जो फैक्टर के फॉर्म में शुरू हुआ, मेंडल ने किया, ये बात है 1953 से लेके 66-65 तक की बात है। 53 से लेके 7 साल 63 तक इनकी बातें चली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी इनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भी हम अगले क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे कि इनकी थ्योरी को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई 1900 तक। उसके बाद जब मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया तो उनकी थ्योरीज को तीन साइंटिस्ट, शेमा, कॉरेंस एंड ह्यूगो डे व्राइस, उन्होंने इसको रीडिस्कवर की। रीडिस्कवर का मतलब हो गया कि उन्हीं की बातों को दोबारा उन्होंने स्टडी करी। एंड व्हेन ही फाउंड कि दिस थ्योरी वाज अमेजिंग एंड दीस थ्योरीज वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो किसी ने नहीं बताई थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि उनकी हर एक बात यूनिवर्सल थी, हर एक बात जीन से रिलेटेड थी जो बिल्कुल सही थी। और जब उसकी रीडिस्कवरी हुई अलग अलग कंट्रीज में, 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे उनकी बातों को स्टडी करा, डिस्कस किया, तो उन्होंने ये बात पाई कि द ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वर गिवन बाय मेंडल वाज 100% करेक्ट। और फिर उनकी रीडिस्कवरी के लिए उन तीनों साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज दिया गया और मेंडल को भी नोबेल प्राइज उनके मरने के बाद दिया गया। बहुत ही मतलब दुखद घटना थी ये कि मेंडल जब तक जिंदा रहे उनकी सारी थ्योरीज को, उनके सारे कंट्रीब्यूशंस को, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स का ताज भी इनको दिया गया, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा इनिशिएटिव, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा थ्योरीज जीजे मेंडल ने ही जीन के बारे में दी, जेनेटिक्स के बारे में दी। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर, वी हैव डिस्कस्ड जीनोटाइप, द टर्म जीन वाज आल्सो देयर। देन वी हैव अ टाइप ऑफ जीन में डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन। डोमिनेंट को फिर डिफरेंशिएट किया, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट में टॉल प्लांट बोला हमने,
मतलब वो जीन जो दोनों ही केसेस में कैपिटल टी के फॉर्म में है, एंड दे विल एक्सप्रेसेस दैट इज व्हाट द डोमिनेंट. हेट्रोजाइगस व्हेन दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइगोट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. में यहां मैंने 3 अलग अलग ट्रेट्स लिए हैं, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द सीड को दिमाग में रखा है ताकि हम आपको आगे फिर से इस पे एक्सप्लेन कर सकें. फिर रिसेसिव जीन की अगर हम बात करें तो अगेन द सेम, इट इज ऑलवेज होमोजाइगस. मतलब ये वो ट्रेट है जो अपना एक्सप्रेशन रिसेसिव केस में होमोजाइगस के केस का कैरेक्टर होता है. ये हमेशा ध्यान में रखना है. डोमिनेंट में 2 तरह का है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. तो दिस इज समथिंग अबाउट द जेनेटिक्स. टाइप ऑफ जीन इज जीनोटाइप. फिर इसके बाद है हमारे पास टर्म फिनोटाइप. क्या है टर्म? फिनोटाइप. फिनोटाइप इज व्हाट? इट इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस. हमने बात करी अभी जीनोटाइप की, हमने कहा कि सर डोमिनेंट जीन है ये, या हेट्रोजाइगस जीन है ये, या रिसेसिव जीन है, लेकिन हम इन चीजों को देख नहीं पाएंगे कभी. वी कुड नॉट एबल टू ऑब्जर्व कि ये जीन कैसा है, किस तरह का दिखता है. लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं फिनोटाइप की, है ना, तो फिनोटाइप इज व्हाट? इट इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस. इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एक्सपीरियंस कि आप जिस किसी को देखते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये गोरा है, ये लंबा है, ये गोल है, ये काला है, ये अच्छा है. मतलब what you are doing, you are observing the character. You can see the phenotype, external appearance. आप मुझे देख के कह रहे हैं कि हाँ सर की हाइट अच्छी है, उसे देख के कह रहे हैं कि उसकी हाइट छोटी है. मतलब ये जो हाइट है, जो ट्रेट हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, इसको आप देख पा रहे हैं. दैट इज व्हाट द फिनोटाइप है ना. कोई सीड है, मटर का सीड है, राउंड है, रिंकल्ड है. राउंड और रिंकल्ड को भी आप देख पा रहे हैं मतलब फिनोटाइप. और किस जीन के कारण ये हाइट है, लंबी या छोटी, सर्कुलर, राउंड है या रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है, वो उन जीन के कारण जिसके कारण वो कैरेक्टर अडॉप्ट करता है या वो डेवलप होता है किसी भी लिविंग सिस्टम में, तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते. तो दोनों चीजें ध्यान में रखनी है. एक वो कैरेक्टर जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो जीनोटाइप है. एक वो ट्रेट या एक वो कैरेक्टर जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हम उसको छू पा रहे हैं, तो इट मींस दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप. डेफिनेशन में द फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल बिहेवियर, कैरेक्टर दैट कैन बी ऑब्जर्व, दैट कैन बी टच, दैट यू कैन फील. तो दैट इज व्हाट द फिनोटाइप इज, जो मैं इधर लिख दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए. फिनोटाइप, फिनोटाइप. अब ये क्या है? तो इट इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल, मैं लिख देता हूं, बायोलॉजी का वर्ड है ये, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस. मतलब वो कैरेक्टर जिसको आप देख पा रहे हैं. एक्सटर्नल भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे. एक्सटर्नल अपीयरेंस कैन बी टच, कैन बी टच्ड, जिसको आप छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैन बी टच्ड, सी और ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्व्ड. अब इसको अगर हम और थोड़ा सा आसान कर दें आपके लिए, तो हम यहां लिख सकते हैं हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. कलर ऑफ फ्लावर. मैं यहां 3 चीजें लिखता हूं ताकि आपको समझा पाऊं. शेप ऑफ सीड. अब ये 3 ट्रेट हैं, तो अगर ये 3 ट्रेट हैं और इन तीनों ट्रेट का फिनोटाइप मैं अगर यहां लिख दूं, फिनोटाइप, तो ये फिनोटाइप तो 2 तरह का हो ही सकता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो अगर ये हाइट ऑफ द प्लांट में अगर हम डोमिनेंट यहां लिख रहे हैं तो ये टॉल है, और अगर एकदम रिसेसिव लिख रहे हैं तो ये ड्वार्फ है या शॉर्ट है. कलर ऑफ द फ्लावर में हम यहां लिख दे रहे हैं रेड और यहां लिख दे रहे हैं व्हाइट. शेप ऑफ सीड में हम यहां लिख रहे हैं राउंड और यहां लिख दे रहा हूं मैं रिंकल्ड. तो अब आप सिंपल सी बात, अगर आप इसको ऐसे देखिए कि फिनोटाइप था तो हम इसको देख रहे थे कि टॉल है, शॉर्ट है, रेड है या व्हाइट है, राउंड है या रिंकल्ड है. लेकिन जब हम इनके जीन की बात करेंगे, एंड दैट जीन में भी
टॉल है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन अगर ड्वार्फ की बात करिएगा तो ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। वही अगर रेड की बात करेंगे तो ये कैपिटल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, लेकिन व्हाइट में ये हमेशा रिसेसिव होगा। राउंड है तो कैपिटल डब्ल्यू, और अगर रिंकल्ड में होगा तो ये हमेशा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल। तो आप इन ट्रेड्स को, इन जीन को नहीं देख सकते बिकॉज दीज आर जीनोटाइप। लेकिन ये जो रेड में है, टॉल, ड्वार्फ, रेड, व्हाइट, राउंड एंड रिंकल, इसको आप देख पाएंगे। तो दीज आर फिनोटाइप। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो दीज आर द सम टेक्निकल वर्ड्स जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा पहला चैप्टर है जेनेटिक्स का, है ना, उसमें हम लोग इन सब टर्म्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है इसी चैप्टर में, तभी मैंने आज आपको ये चीजें डिस्कस की हैं। एंड आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं फर्दर अगले क्लास में आपको उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर अप कर पाऊं। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया है इसको। चलिए फिर अभी हम डिस्कस करते हैं इसके आगे का पार्ट। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम ग्रेजुअली हर उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आपके काम आना है नीट में भी, बोर्ड एग्जाम पर्पस से भी। तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया फैक्टर के बारे में, जीन के बारे में, ठीक है, जीनोटाइप के बारे में, फिनोटाइप के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, है ना, हम उसकी बात करेंगे, हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो होमोजाइगस का मतलब होता है द सेम और सिमिलर गैमिट, या सिमिलर जो गैमिट प्रोड्यूस करता है हम उसको होमोजाइगस कहेंगे। जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट प्रोड्यूस करता है वो हेट्रोजाइगस है। तो मैं शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं उन टेक्निकल टर्म्स को। होमोजाइगस, होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब गैमिट, मतलब प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमिट्स। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो वी हैव कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब यहां पे क्या है, ये दोनों ही सिमिलर गैमिट प्रोड्यूस करने वाले ट्रेड्स हैं, एक ही तरह का गैमिट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कैपिटल टी सिंगल है, ये भी एक ही तरह का कैपिटल आर प्रोड्यूस करेगा, ये भी एक ही तरह का कैपिटल वाई प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ वी हैव वन मोर वर्ड दैट इज रिसेसिव। होमोजाइगस में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। होमोजाइगस केस डोमिनेंट में भी होता है, रिसेसिव ट्रेट में भी होता है, और यही वो कैरेक्टर है, टेक्निकल टर्म है, जो दोनों को डिफरेंशिएट भी करता है कि एक डोमिनेंट जीन वो जीन है जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, इसीलिए उसको हम डोमिनेंट कह रहे हैं। रिसेसिव जीन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस केस में एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसीलिए वो रिसेसिव है। तो इट मींस इट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप, दैट इज स्मॉल टी, इसको आपने कहा रिसेसिव। रिसेसिव जीन्स आर ऑलवेज होमोजाइगस, ये हमें याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस वर्ड को, रिसेसिव इज ऑलवेज होमोजाइगस, ये आपको याद रखना है। जबकि डोमिनेंट में दोनों हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। अभी हम यहां डिस्कस भी करेंगे। अभी बताया मैंने आपको होमोजाइगस के बारे में, एक ही तरह का है, लेकिन ये हमारा डोमिनेंट है, जो अभी मैंने जस्ट पिछली स्लाइड में आपको बताया था। रिसेसिव भी होमोजाइगस है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, हेटेरोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट
और जाइगोट दैट इज जाइगस। यहां लिखा मैंने प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप्स ऑफ गैमिट, सिमिलर टाइप ऑफ जाइगोट या गैमिट। ज्यादा बेहतर है आप गैमिट लिखिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी कभी भी, ठीक है। डिफरेंट गैमिट मतलब इट प्रोड्यूसेस different types of गैमिट, और इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा, हेटेरोजाइगस। क्या कहा, हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये अलग अलग तरह के गैमिट्स को प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हेटेरोजाइगस है। ये एक ही तरह का गैमिट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए ये होमोजाइगस है। अब इस हेटेरोजाइगस का एग्जांपल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट के साथ ही होता है, ये याद रखना है। और यही कारण है कि इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं, क्योंकि ये दो तरह का गैमिट बना रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस। तो यही वो चीजें हैं जो हमें बार बार यूज भी करनी है। फिर बात आती है क्रॉस की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिर तीसरा टर्म है ट्रू ब्रीड, वाइल्ड टाइप या प्योर लाइन, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया, इसको देख लीजिए, इसको फिर मैं मिटा दूं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे बच्चों, अभी मैंने क्या डिस्कस किया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। किसके बारे में, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को ही हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी, अब ये है क्या, तो बहुत ही आसान है। इन मतलब आना, हिंदी में लिख दे रहा हूं, आपको आसानी होगी समझने में। और हेरिटेंस वर्ड बना है हेरिडिटरी कैरेक्टर से। किससे, हेरिडिटरी कैरेक्टर। मतलब हेरिडिटरी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम सिंपली ये बात कह सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कैरेक्टर्स को या हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर एंड इट्स वेरिएशन तो सिंपली ये है क्या, तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर की बात को डिस्कस करते हैं कि हाउ वो सारे प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, वही वर्ड इनहेरिटेंस कहला रहा है। उसी वर्ड को हम हेरिडिटी भी कह रहे हैं। एंड दिस वाज एक्सप्लेन बाय द मेंडल। और दिस इज द रीजन, इस प्रोसेस को दिमाग में रख के ही जीजे मेंडल ने जो लॉज दिए उसको उन्होंने क्या नाम दिया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप ऐसे समझिए कि पी प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी करी,
पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा क्रिएट किया। उस डाटा में उन्होंने पूरे के पूरे मोर देन 6 ईयर कई सारे एक्सपेरिमेंट रैंडमली 7 अलग अलग पेट्स को यूज करके 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करके ही एक्चुअली फाइंड अ लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, और उन सभी कैलकुलेशन को ध्यान में रख के जो लॉज दिए उन्होंने उसको कहा गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और उस लॉ में जो सबसे पहला लॉ है जिसको हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम प्यूरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमिट। और जो थर्ड लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये जो तीनों लॉ हैं मेंडल के द्वारा दी गई, जो आज वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। जेनेटिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं वो इन्हीं से डिराइव की गई हैं, इसी से निकाला गया। इन्हीं थ्योरीज को ध्यान में रख के कई सारी बुक्स लिखी गई, कई सारी साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें इन्हीं के थ्योरीज से निकाली, और उन्होंने उसके थ्रू कई सारे नई थ्योरीज भी दी। तो वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस थ्योरी में हम लोग एक एक करके तीनों लॉज को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कोई भी ट्रेट, कोई भी कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, और हम कैसे उसको स्टडी करते हैं, जीन का क्या रोल है, कैसे हम उनके क्रॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम अलग अलग जनरेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। और जब बात आती है कैरेक्टर को या जनरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें फिर हमारे लिए एक बात और आ जाती है, यहां वर्ड इज देयर एलिल, जिसका पूरा फुल फॉर्म है एलिलोमॉर्फ्स। अब ये क्या है? दिस वाज गिवन बाय बैटेसन। एलिल के बारे में यह कहा गया कि भाई जीन को तो आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते, जीन को आप बुक पे कैसे दिखाएंगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म जीन। अब उस जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और टेक्निकल वर्ड आया जेनेटिक्स में, जिसको कहा एलिल। क्या कहा? एलिल। और ये लिखेंगे क्या इसके बारे में? तो इट इज अ ऑल्टरनेटिंग पेयर ऑफ जीन। मतलब जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया गया, एक ऑल्टरनेट यूज की गई, जिसको एलिल कहा गया, या इसी को हम एलिलोमॉर्फ कहते हैं, या इसी को कुछ बुक में मिलेगा आपको कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर। मतलब बेसिकली हम उसी जीन को एलिल से रिप्रेजेंट कर देंगे, और फिर हम फर्दर इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए पुनेट स्क्वायर में डिफरेंट जनरेशन को स्टडी करेंगे, उसके रेशियोज को आइडेंटिफाई करेंगे जो मेंडल ने किया, एंड दिस इज व्हाट द थिंग इज। गॉट इट? तो दिस वाज व्हाट द एलिल एंड एलिलोमॉर्फ। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया एलिल के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस के बारे में, वेदर वी विल डिस्कस F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, एंड फर्दर जब हम क्रॉस करेंगे हम तभी जनरेशन को डिस्कस करेंगे। तो देयर वी विल डिस्कस आल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, नीट में भी कई बार आया है, और नीट में आता ही है। इस चैप्टर से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर का हमारे नीट के एग्जाम में। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एलिल, एलिलोमॉर्फ। ठीक है, आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज F1 जनरेशन एंड व्हाट इज F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन अब क्या है? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन,
F1 का मतलब हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मतलब जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो जो पहला जनरेशन है, पहली पेडिग्री है, फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग है अगर किसी क्रॉस का, तो उसको हम F1 जनरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम एक क्रॉस दिखाएं आपको, कैपिटल T क्रॉसेस विद स्मॉल टी, तो जब हम क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले तो गैमिट बनेगा, तो यहां लिख दिया मैंने गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन। तो ये एक ही तरह का गैमिट बनाएगा कैपिटल T। इधर ये भी गैमिट बनाएगा, इट इज स्मॉल t। और फिर ये दोनों गैमिट जब आपस में प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइज करेगा, मिलेगा, तो ये बनाएगा कैपिटल T एंड स्मॉल t, जो हमारा F1 जनरेशन कहलाएगा। हम बार बार ये वर्ड नहीं लिखते हैं, हम सिंपली F1 लिख देते हैं, जो अंडरस्टूड है। टॉल कैपिटल T इज अ टॉल, स्मॉल t इज अ ड्वार्फ। ड्वार्फ को ही हम शॉर्ट भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर जब हम फर्दर इसी की सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग का मतलब व्हेन वी क्रॉस कैपिटल T विद द कैपिटल T, दिस इज व्हाट द सेल्फिंग इज, सेल्फिंग कराएंगे। तो इसके बाद फिर से हम यहां पूरे स्क्वायर बना देते हैं आपके आसानी के लिए। वी विल गेट, ये दोनों गैमिट बनाएगा कैपिटल T, ये भी दो गैमिट बनाएगा कैपिटल T। अब इन सभी को जब हम क्रॉस करेंगे फर्दर, तो कैपिटल T हो गया, फिर कैपिटल T, ये कैपिटल T हो गया, फिर ये स्मॉल t हो गया। तो यहां अगर आप ध्यान से देखिए, तो जब अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे, तो फिनोटाइप में हम जब देखते हैं तो वी हैव 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। हमने ट्रेट यूज किया जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब जो फिनोटिपिक रेशियो हो गया हमारा, फिनोटिपिक रेशियो वो हो गया 3:1, जो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल इज टू शॉर्ट को। लेकिन जैसे ही हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो, तो आप जरा ध्यान से देखिए, जो टॉल है उसमें एक कैपिटल T वाला है, और जो दो है कैपिटल T वाला है, और जो एक है अकेला है, बेचारा है, शॉर्ट स्मॉल t वाला, वो है एक। तो दिस इज व्हाट द F2 जनरेशन, ये क्या है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, F2 जनरेशन। तो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द F1 एंड F2 जनरेशन। ठीक है, डन हो गया। और कोई डाउट है इसमें किसी को भी?